बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सदर ममलिकत का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक और ख़त, और इस ख़त में उन्होंने इंतख़ाबात की तारीख़ दी है या तारीख़ की तजवीज़ दी है। फ़र्क क्या होगा, पहला सवाल तो ये है। और क्या उन्होंने अगर ये तारीख़ दे दी है तो उसके बाद जो अगला मशवरा दिया इलेक्शन कमीशन को, उसकी हैसियत क्या होगी? क्योंकि इसी ख़त में आगे चल के जनाब सदर ये कहते हैं कि आला अदलिया से भी आप रजू करें इस मामले पे, क्योंकि निगरान जो सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी राय मेरी राय के बरअक्स है, लिहाजा आप आला अदलिया से रजू फरमाएँ। तो ये सदर ने कहीं एक तीर से दो या तीन शिकार तो नहीं किए, या फिर एक होम्योपैथ सा एक सिलसिला चलाने की कोशिश की है, या एक आइनी बहरान को जन्म दिया है क्या? पेचीदगी है क्या? ये तारीख़ देने के इख्तियार बुनियादी तौर पर है किसके पास? और अब जो सदर ने जहाँ तारीख़ तजवीज़ करते हुए आला अदलिया की जानिब रजू करने का मशवरा दिया, तो इन दो को कैसे मिला के हम पढ़ेंगे? इस सिलसिले में अब तक की जो आरा सामने आई उसमें इरफान कादिर साहब तो कहते हैं जब सदर और पीएम के बीच मामला हो तो अदालत कुछ नहीं कर सकती, और अशरफ उस्ताफ साहब कहते हैं कि ये ईसीपी का काम है, सदर की ख्वाहिश का इसमें अमल दखल नहीं है। और इसके अलावा कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि हम भी बेसित जमात अपना फ़ैसला कल करेंगे सीईसी में, लेकिन अभी तक सदर के पास इख्तियार नहीं है हमारी आइनी और क़ानूनी राय में। और फिर फ़ारूक सत्तार साहब ने भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ इख्तियार किया। अलबत्ता शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि मेरा यौम पैदाइश है 6 नवंबर, उस दिन सदर ने इंतखाब की तारीख़ रखी है। तो उन्हीं की तरह का बच्चा पैदा होगा। शेख रशीद लाल हवेली जैसा आज़ादाना, मुनसिफाना जनाब। कामरान शाह साहब को मैंने आज रोका है सर, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं आजकल। कामरान शाह साहब और हैं भी इस्लामाबाद पिंडी, और मुसलसल वहाँ पाए जाते हैं। हम दौरे करते हैं, हम मुलाकातें करते हैं, फिर हम खबर लेके आते हैं कि सदर तजवीज़ देने वाले किया था। हाँ जी, कि सदर पाकिस्तान तारीख़ का ऐलान करने वाले हैं। तो 2 दिन के बाद, हाँ जी, कोई 48 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। सदर साहब ने ख़त लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि उनकी राय में वो तारीख़ देने का इख्तियार रखते हैं और तजवीज़ कर रहे हैं कि 6 नवंबर को इंतखाबात करा दिए जाएं। बरोज़ पीर 6 नवंबर 2023। कमीशन जो है वो उनको ख़त लिख चुका था और वज़ारत क़ानून से वो राय मांग चुके थे कि ये जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन का है। असम्बली सदर की सवाबदीद पर नहीं टूटी, असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पे टूटी है जी। अब मसला ये तो जो हमारी दस्तूरी स्कीम है ना, उस पे तो आ जाते हैं। पहले कामरान शाह साहब को एक मिनट बात कर लेते हैं उनसे कि असम्बली जो है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हो सकती है या सदर की सवाबदीद पर तहलील हो सकती थी। अब तो नहीं उनकी सवाबदीद पे हो सकती। उसको इख्तियार को ख़त्म कर दिया गया। अब उनकी सवाबदीद सिर्फ ये रह गई है कि अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए और कोई शख्स जो है वो मुंतखब ना हो सके ऐवान से, तो उस वक्त वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक असम्बली को तहलील कर दें। ये एक इंटरप्रिटेशन है। और सदर साहब ये कहते हैं कि असम्बली मैंने तहलील की है वज़ीर आज़म की एडवाइस पे, हालांकि सदर जो है वो हर काम वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे करने के पाबंद है। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे करने के पाबंद हैं तो वो फिर हर काम की जिम्मेदारी भी लेंगे। अगर वो कहें कि क्योंकि मेरे दस्तखतों से फरमान जारी हुआ है इसलिए मेरा इख्तियार है, तो ये जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है इसकी ये नफासतें हैं, नज़ाकतें हैं, पेचीदगियाँ हैं। नहीं पेचीदगियाँ क्या हैं? होगी ना पेचीदगी। दुनिया में कहीं पेचीदगी नहीं हमारे होती। यहाँ है। हमारे यहाँ तो लिखी लिखाई चीज़ में पेचीदगी निकल आती है। कौन सी? ये अभी लिखनी तो नहीं। हमारी आदत है ना फिर मामलात को पेचीदा बनाने की। ये क्रेडिट दें हमारी जिम्मेदार क़यादत को, जो हमारी ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, हमारे सियासतदानों को, हमारे अदारों को, सबको क्रेडिट जाए। कामरान शाह साहब, ये आप तो खबर लेके आए थे। मनाजराबाज जो है फिरकाबाज मौलवियों की तरह लड़ते हैं एक दूसरे से, कोई बात जो है सिरे चलने नहीं देते। अब कामरान शाह साहब से मालूम कर लेते हैं। कीजिए। कामरान शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। शामी साहब, जामी साहब। ये जो आपने धमाका किया था
किसे क्या कहना चाहिए, जौहरी धमाका, नीम जौहरी कह ऐसा धमाका नहीं था, नीम जौहरी धमाका। नीम जौहरी, नीम जी जी सर। बस जो आप कहें सर हम तो वही मान लेंगे। तो अब आप दूसरा धमाका ये करें कि जब इलेक्शन कमीशन सदर की बात नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा? सर बात ये है कि सदर ने जो है ना वो एक तीर से दो शिकार किए। हाँ। वो ये कि एक तो उन पे पार्टी का प्रेशर था, वो उससे सुरखरू हो गया। आज वो पीटीआई के यानी जो उनका मैंडेट था सियासी मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो गया, वो दरख्शा सितारे की तरह रोशन रहेगा माशाल्लाह। क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ठीक है मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं और यहाँ से जो है वो मैं अपना 90 डेज के अंदर इलेक्शन का जो भी 6 नवंबर तक का वो मामला जो हल कर दूं। दूसरा उन्होंने जो है वो ऑब्वियसली ये भी कर दिया कि उनके ऊपर भी कोई बात पुरस ना हो कि कल कोई ये ना कहे कि जी मैंने एज अ सदर अपने जो है उसकी वो पूरी नहीं की। तीसरा उन्होंने जो किया वो ये किया, तीसरा शिकार, कि उन्होंने जो ताकतवर हल्के होंगे उनको भी नाराज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो कोई अनाउंसमेंट की नहीं। जब सर पंजाब का और केपी का इन्होंने इलेक्शन डेट दी थी तो ही अनाउंस्ड इट कि ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं कि ये डेट है। उसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब के इलेक्शन का फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कहा था कि सदर ने अनाउंस कर दिया, सुप्रीम कमांडर है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका इतना मुकाम है, उन्होंने कर दिया और असेंबली जिस तरह तोड़ी गई एडवाइस तो अब तो बनता है। आपका ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन सदर की राय से मुत्तफिक नहीं होगा, उनकी तजवीज़ के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, तो सदर साहब चुप करके बैठ जाएंगे और कहेंगे वामा अलैना इल्लल बलाग, मैंने अपनी बात पहुंचा दी है, अब मैं क्या कर सकता हूं? शामी साहब वो रेस होती है ना जिसमें वो रैली पकड़ाते हैं दूसरे बंदे को जी, वो दूसरे प्लेयर को, वो ये वाला हिसाब है कि सदर ने अपना काम कर दिया। इलेक्शन कमीशन अगर इनकार करेगा तो तहरीक इंसाफ तक रैली पहुंच गई ये वाली। अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी इसको और सुप्रीम कोर्ट में कहेगी देखे जी सदर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सदर का ये मंशा है, सदर की ये इंटेंशन है कि ये इस नवंबर की डेट तक हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन हिंड्रेंस डाल रहा है इसके अंदर, तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सर। फर्क सिर्फ ये होगा बंदयाल साहब का शायद कोर्ट नहीं होगा वो। कामरान साहब ये चूंकि आप ये खबर भी लेके आए थे तो इस खबर को जरा मजीद अगर खोल दें, क्या ये तासुर या खबर दुरुस्त है कि बुनियादी तौर पर सदर मुमलिकत वाज़े तौर पर एक तारीख का ऐलान करने वाले थे और फिर वो मुलाकात हुई जिसका चर्चा है और उस मुलाकात का नतीजा है कि ऐलान तो उन्होंने किया मगर तजवीज़ की सूरत में और एक होम्योपैथ से हल भी दे दिए सबको? देखें यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत को बहुत समझाया गया मुख्तलिफ क्वार्टर की तरफ से और फिर वजारत कानून ने भी एडवाइस कर दिया और सदर ने लिखा हुआ भी है इस तमाम लेटर के अंदर जो भी एडवाइस वगैरह हुई। लेकिन अब ये कहना कि सदर मुमलिकत प्रेशर में आके उन्होंने ये किया, इसका हमारे पास खबर तो जामी भाई कोई नहीं है। तजिया कर सकते हैं कि शायद वो देना डेट चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जब प्रेशर आया, जहां से प्रेशर आता है, तो उन्होंने डेट तो नहीं दी लेकिन उस प्रेशर को भी न्यूट्रलाइज कर दिया और जो प्रेशर उनकी तरफ पर पार्टी की तरफ से है उसको भी उन्होंने कर दिया, वहां पे भी सुरखरू हो गए। उन्होंने मैदान एक दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ये कहेंगे इस लेटर के बाद कि ये मुमकिन नहीं है, नवंबर जो भी तौजीहात वो पेश करेंगे, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला बड़े आराम से जा सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खास तौर पर बिलखसूस तहरीक इंसाफ इसको ले जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से, तो अब मामला चला जाएगा फिर जस्टिस फाइज ईसा साहब के ऊपर, तो फिर तारीख उनको देखेगी कि जनाब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ ने भी इतनी ज्यादा जिम्मेदारी पूरी कर दी कि इलेक्शन जो है वो मावरा आइन ना हो, तो अब फाइज ईसा साहब पे तारीख का वो आ जाएगा कि वो क्या फैसला करते हैं, वो अपना फैसला करते हैं और उसके बाद करने के बाद किस तरह इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो फिर तारीख वहां से शुरू हो जाएगी। तो ये आई थिंक बड़ी अच्छी शॉट खेली है प्रेसिडेंट ने, तो उन्होंने किसी को ऑफेंड भी नहीं किया, उन्होंने तहरीक इंसाफ को खुश भी कर दिया, उन्होंने एक मैदान भी ओपन कर दिया है और जैसे फाइज ईसा को भी एंगेज कर दिया आने से पहले ही। तो कुछ भी ना कहा और कह भी गए और कहते कहते रह भी गए। शामी साहब बिल्कुल आपसे बेहतर कौन ये समझ सकता है। शामी साहब मैं जरा प्रोग्राम की वो लेते हुए प्रिविलेज आपकी एक चीज ऐसी कर दूं, बड़ा जबरदस्त शामी साहब आपने एक नया आर्गुमेंट दिया, मौका नहीं मिला, मैंने आपको बुला के बताना था। वो जो आपने संडे के प्रोग्राम में कहा कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है पिछले साल में इन सब को हुकूमत करने का मौका मिला है और ये मुल्क में की जो भी अब तरी हालत है ये सब इसके जिम्मेदार है। ये एक नया आर्गुमेंट था, मैंने कहा ये मैं रीइटरेट कर दूं कि जहज कि वाकईतन ऐसे ही है। ये पहली दफा हुआ है कि सारी पावर्स आई पॉलिटिकल पार्टीज और इस मुल्क का जो हाल है इसकी सब जिम्मेदार है। हमने सबका कलाम देखा है अदब शर्त मुंह न खुलवाएं। अब शामी साहब ने अदब की बात कर दी, वरना नुक्ता तो आ गया था कि आप इस पे दाद तो दे रहे हैं और तमाम
سیاسی جماعتوں کو مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن آپ کی داد میں کہیں بھی غیر سیاسی وہ بھی شامل الزام ہیں، نہیں ہے یا ان کے کردار کی بات وہ نہیں بھی ہے؟ شامل ہیں۔ نہیں، شامی صاحب کو تو کہنا آتا ہے، آپ کہیں نا پھر میں مانوں۔ شامی صاحب نے تو کہہ دیا، اس حمام میں کسی کا کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں۔ شامی صاحب کو تو بات کہنی آتی ہے، انہوں نے کہی اور پھر شعری استعارہ بھی پیش کر دیا۔ اصل نقطہ تو وہ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ وہ شامی صاحب کے فین ہیں، جب فین ہوتے ہیں نا تو بلائنڈ ہوتے ہیں، وہ اپنا شامی صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کامران شاہ صاحب، شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی، مستی میں انعام کیا، اس حمام میں سب ایک جیسے ہیں، ماشاءاللہ چشم بددور۔ کامران صاحب، صحیح ہے سر، آپ کا بہت شکریہ، اور واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، اس کا میں نے اظہار آج دیکھ لیا۔ بہت شکریہ۔ محبوب جو ہے وہ اندھا نہیں ہوتا، محبوب اندھا نہیں ہوتا، نہ عاشق اندھا ہوتا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت اندھی ہوتی تو دونوں تو ویسے دیکھتے بھالتے کچھ کام کرتے ہیں، ہے، دیکھ کے کھچے چلے جاتے ہیں نا لیکن بات یہ ہے کہ کہ اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اس بات پر کہ اہم مقدمات جو ہے وہ فل کورٹ سنے گی۔ اچھی بات ہے، یہ عمدہ اور روایت ہے۔ اب ایک نیا دور شروع ہوگا سپریم کورٹ کا، بالکل ٹھیک ہے۔ جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو پسکڑا مار کے بیٹھ گئے تھے، اختیارات قابو میں کر گئے تھے، اور فرد واحد کی عدالت قائم ہو گئی تھی اس ملک میں، اب سپریم کورٹ کے طور پر ایکٹ کرے گی، اور سارے جج جو کہ برابر ہوتے ہیں دانش میں، ذہانت میں، صداقت میں، متانت میں، سب کو بروئے کار آنے کا موقع ملے گا اپنی مہارت کے ساتھ۔ بہت اچھی بات۔ اچھا سر، یہ جو چونکہ خط کا ہی ذکر ہو رہا تھا، اس میں جب وہ 6 نومبر 2023 کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چیف الیکشن کمشنر کو میں نے مدعو کیا تو وہ انہوں نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا اور کہا کہ یہ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے، اور آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے۔ یہ صدر لکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے، یہ بھی صدر لکھ رہے ہیں۔ اور وفاق کو چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے، یہ بھی صدر لکھ رہے ہیں۔ اور جو یعنی مضبوط بنانے کے لیے اکائیوں کو صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے ان کے ہاں۔ اور الیکشن کمیشن ایک ذمہ دار ادارہ ہے، آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کے انعقاد کے لیے فلاں آرٹیکل کے تحت وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اس بات کے پیش نظر کے کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ پھر تاریخ کیسے دی ہے؟ یہی تو میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں۔ تجویز جو کی انہوں نے، صدر مملکت نے ایک لائن میں صرف تجویز دی ہے جو کہ ان کے خط کا 3 سطر ہے، باقی جو ان کا خط ہے پریم پتر اس کا 70% حصہ تو جسٹیفیکیشن میں ہے۔ تو جو نقاب رخ اٹھا دی، ہاں، تو یہ قید بھی لگا دی یہ قید بھی لگا دی کہ اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی بام تک نہ پہنچے، کوئی بام تک نہ پہنچے۔ احمد بلال محبوب صاحب، تو اب بات انتخابی یہ عمل ہے، پر گہری نظر ہمیشہ ان کی رہی، یہ ان کو اب میں نے زحمت دے رکھی ہے۔ شامی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں تو آپ کو سمجھتا خوش ہوں آمدید کہ کہتے ہیں احمد یہ صاحب۔ جی، صدر کا ثواب دیدی اختیار نہیں ہے، اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی، ثواب دیدی اختیار تو ختم ہو گیا، لیکن اس شک کو وہیں کا وہیں رہنے دیا گیا، اور صدر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پابند ہیں، الیکشن کمیشن صدر کا پابند نہیں ہے۔ جناب احمد بلال محبوب صاحب، یہ باقی جو پریم پتر ہے 80% کے قریب میرے نظر میں وہ کچھ اور جسٹیفائی کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ہو، نگران حکومت ہو، وزارت قانون ہو، حلقہ بندیاں ہوں، مردم شماری ہو، عدالت سے رجوع کرنا ہو، وہ تو کچھ اور جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا انٹرپریٹ کروں میں اس خط سے؟ کیا پیغام دیا انہوں نے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، صدر مملکت کا منصب ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام بلا شبہ جی، اور یہ احترام جو ہے مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں بہت
बहुत मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करूं। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो खत है उनका, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कंफ्यूजिंग। और इसका कोई मकसद नहीं है। आप ये गौर फरमाइए कि आखिरी पैराग्राफ पे, जिस सेक्रेटेरियल जबान में ऑपरेटिव पैराग्राफ कहते हैं, उसमें सिर्फ क्या कह रहे हैं? जी वो कह रहे हैं कि आप सियासी जमातों से मशवरा करें जी और सूबाई हुकूमतों से मशवरा करें और फिर अदालतों से गाइडेंस लें इंतखाब की तारीख के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, क्या अगर उसको गाइडेंस लेनी हो तो वो सदर ममलकत का इंतजार करेगा कि वो उन्हें बताएं कि वो गाइडेंस लें? सही। और वो सियासी जमातों से पहले ही कंसल्टेशन कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतों से कंसल्टेशन कर चुके हैं, जिसका जिक्र उनके खत पे भी मौजूद है। तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि इस नौइयत का और इस लेवल का खत ऐवान सदर से आए और उसका कोई मकसद ना हो और कोई नतीजा ना हो। और गालिबन ये उसी तरह की चीज है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की। जैसे उन्होंने 2 कवानीन पे ना तो ये लिखा कि मैं इससे एग्री करता हूँ, एसेंट देता हूँ, ना उसके ऊपर कोई इतराज किया और खाली छोड़ दिया। और जब वो कानून बन गए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इस पे माफी मांगता हूँ, मैंने तो इससे कोई साइन नहीं किए थे। तो वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड था, ना वो हाँ कर रहे हैं ना। तो यहाँ भी ये जो खत लिख रहे हैं, बजाय इसके अगर वो समझते हैं कि उनका इख्तियार है जो कि उनका नहीं है, तो वो लिखते कि मैं ये डेट देता हूँ, ना उन्होंने वो किया है। तो उन्होंने गाइडेंस लेने के लिए कहा है, तो इलेक्शन कमीशन अब मुनासिब समझेगा तो उनकी इस तजवीज पे अमल कर लेगा, नहीं समझेगा तो नहीं करेगा। वरना इस खत का कोई मेरे ख्याल में मकसद नहीं है और इससे सदर के जो मनसब है उसकी तौकीर में कोई इजाफा नहीं हुआ इस खत से मेरे ख्याल। बिलाल साहब, ये सदर पाकिस्तान को इस वक्त कानूनी मुआवनत हासिल है हमारे साबिक चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जाहिद हुसैन साहब। बिल्कुल, वो बहुत उनके आला पाए के जज हैं, वो आला पाए के जज हैं और वो कानूनी मुशीर हैं सदर ममलकत के। और जो पिटीशंस उनके पास पहुंचती हैं उनके फ़ैसलों में मुआवनत करते हैं। तो मेरा ख्याल ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सदर साहब ने उनसे बाला ही बाला ख़त लिख दिया या उन्होंने इसको आईन और कानून के सांचे में ढाल दिया। मेरा ख्याल तो ये है कि जाहिद हुसैन साहब तो इंतहाई मोहतरम नाम है कानून के अंदर और वो उनकी पता नहीं क्या राय होगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये खत लिखने में सियासत का उनसर शब्द ज्यादा गालिब आया है। और गालिबन वो चूंकि उनकी सियासी जमात का जिससे वो मुतालिक है रहे हैं उसका बहुत दबाव था उनके ऊपर। उनके एक से ज्यादा खत आ चुके इनको कि आपकी तारीख देनी है, तो अब उनको कुछ ना कुछ करना था। लेकिन वो ये भी भाप चुके थे कि अब आईनी तौर पे उनका ये इख्तियार तो है नहीं, लिहाजा वो यही कुछ इस तरह की बात ही कर सकते थे जिससे ये लगे कि उन्होंने कुछ कर भी दिया है और कुछ भी नहीं किया। यानी इसके अंदर कोई मकसद ही नहीं है, 2 सफ़े के खत में कोई मानी नहीं है। और फिर शामी साहब ये गौर फरमाएं कि इसमें वो 2 दफा जिक्र कर रहे हैं, शायद 2 से ज्यादा दफा, कि बैक वक्त तमाम असम्बलियों का इलेक्शन हो जाए जी। ये तो इस वक्त कोई इशू ही नहीं है। ये किसी जमाने में इशू था, अब तो ये इशू ही नहीं है, अब तो सबका इकट्ठा ही होगा। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वो इसका 2 दफा जिक्र कर रहे हैं और किस बारे में कोई बात भी कर लें, गाइडेंस भी ले लें। तो इसलिए मैं बहुत हैरान हूँ और किसी हद तक परेशान भी हूँ कि ऐसा खत भी हवाले सदर से आ सकता है। तो फिर तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में मुब्तला होकर उन्होंने ख़त तो लिख दिया है, लेकिन वो जो गालिब ने कहा है ना, क्या गालिब ने कहा है, गालिब ने कहा है ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। अच्छा, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। अब ये हज़रत गालिब का है? गालिब पता नहीं, मेरे ये इल्म बहुत दाग अच्छा है। शेर है और मेरा ख्याल मेरे इल्म में नहीं है। अभी देखने वाले यकीनन अभी फौरन रहनुमाई हमारी कर दें, क्योंकि बड़े शौक से मेरे आपके ऐसे हाफ़िज़ में तबसरे गालिब है, आप बेहतर समझ ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना बेहतर हो। आप फरमा रहे होंगे। हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तुम्हारे नाम के, तो वही काम हुआ है। बीबी इंसाफ बीबी भी खुश हो जाए और मतलब भी कुछ ना हो। अच्छा अहमद साहब, ये जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दूसरे एक्ट की आपने मिसाल भी दी जो उन्होंने ट्वीट की सूरत में माजरत भी की और ये भी एतराफ़ किया कि ये कानून बन चुका है,
वहाँ ये नहीं लिखा कि ये मैंने दस्तखत नहीं किए तो ये कानून, ये तासुर उन्होंने हरगिज़ नहीं दिया हुआ उस ट्वीट में, बल्कि तासुर ये दिया हुआ है कि जी मैं माजरत चाहता हूँ, ये बन चुका है कानून, जो लोग भुगतेंगे उनसे पहले माजरत। वो तो हमारे सदर साहब जो हैं देखें, वो हमारे अताउल्लाह तारर और हमारी जो मरियम औरंगजेब, वो कह रही अब आप अबूरी सदर हैं। हाँ जी, आप खाली करें ईवान साहब। खाली नहीं, अब आप तहरीक यानी आपकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब अपना कोई इख्तियार एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक शेर है, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हाँ हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम की, और गालिब बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, शामी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, गालिब है। हाँ बिल्कुल मेरा हाफिज़ा ठीक, ये बिल्कुल कह ठीक, रहा था। मैंने ये कहा दुरुस्त फरमा रहे होंगे। बात यह है कि सदर जो है ना वो अबूरी नहीं होता, दस्तूर में ये कहीं नहीं लिखा। वो तो तब तक काम जारी रखेंगे कि सदारत जो है जब तक नया सदर अबूरी मुमलिकत होगी नहीं आता असेंबली से मुंतखब, या अधूरी होगी, जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता वो जनाब अपने हरीफों की छाती पर मोंग दलते रहेंगे। एक तासुर ये। दूसरा उनकी जो मैंने पहला हवाला दिया है साहब आपसे, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, और ये खत का आखिरी 80% उनके दांत खट्टे करते रहेंगे। नहीं, दांतों के तो माहिर है ना, हाँ, दांतों के साथ क्या खेल करना है या मसूड़ों के साथ क्या उन्होंने सिलसिला। दांत जो है वो दांत हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। अच्छा मैं लेकिन सदर साहब हमारे जो हैं हाँ जी। वो हाथी तो नहीं है ना, नहीं बड़े वो तो एक माशाल्लाह काबिल एहतराम शख्सियत है, बड़ी वेरी वेल उनके तो खाने के दांत भी वही हैं, हाँ जी, दिखाने के दांत भी नहीं हैं, और बार बार वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जी, तलकीन करते हैं लोगों को कि 4 मरतबा 5 मरतबा अपना साफ करने चाहिए दांत, फ्लॉस से करें चाहे टूथपिक से करें या ब्रश से करें, दांत साफ करें। और वो कहते हैं कि अक्सर बीमारियों की जो बुनियाद है वो दांतों की नासफाई है, ताकि आप बाइट कर सकें, आप दंदी वट सकें। अच्छा सर, आप कहाँ चले गए। अहमद बिलाल साहब, मैं आपसे अर्ज ये कह रहा हूँ सर कि चाहे वो पुराना ऑफिशियल एक्ट के ऊपर उनका ट्वीट या एक बयानिया हो या इस मामले पे बयानिया हो, इन दोनों से ये जो तासुर है कि अगर वो कंफ्यूज हैं या अनएबल टू डील विद हैं, तो क्यों वो जुड़े हुए हैं अभी तक मनसब से। खुदा हाफिज़ कहीं घर जाएं कि जी मैं नहीं कर पा रहा। क्यों जाएं घर? नहीं, क्यों जाए, उनको पार्टी ने यही कहा होगा, वो पार्टी की हिदायत के पाबंद है और खुद भी उनको इख्तियार हासिल है कि जब तक वो चाहें, जब तक नया सदर मुंतखब होकर ना आ जाए, वो तो ये नहीं कह रहे कि मैं डील नहीं कर पा रहा, वो तो हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनकी सियासी जमात के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे जो उनके मुताबिक वो चलेंगे, वो उनकी जो सियासी जमात के साथ संजरानी साहब को मौका वो क्यों दे। हाँ बिल्कुल। आज राना मकबूल साहब का मैं अब बात करता हूँ, रुकिए ना, इस बात को ये नाज़रीन को सुनानी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इत्मीनान के साथ सुनाएं। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर मुमलिकत का ख़त, इलेक्शन कमीशन का मतवक्के जवाब क्या होगा और इस ख़त के बाद की सूरत हाल क्या है, उस पर हम तफसील से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। शामी साहब, ब्रेक से पहले आपको वाक़या या कोई आज का इवेंट बता रहे थे कि राना मकबूल साहब जहाँ उनका इंतकाल हुआ था, 10 बजे जनाजा था गालिबन आज उनका, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई 10:30 बजे उनकी रहायश का पर, तो सैनिटर्स की भारी तादाद उस पर शरीक हुई। अच्छा। मुशाहिद हुसैन साहब थे, हमारे वसीम साहब जो PTI के हैं वो भी थे, इरफान सिद्दीकी साहब, वसीम शहजाद साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, वसीम शहजाद, हाँ, और रज़ा रब्बानी साहब थे। अच्छा, पीपल्स पार्टी। और चेयरमैन सेनेट जो थे संजरानी साहब, हाँ जी, वो भी तशरीफ लाए। अच्छा। और वो सफ़े अव्वल में खड़े थे, थोड़े फासले पर हम भी, सलमान गनी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मैं, फिर पीछे उमर शामी साहब, सब खड़े थे। तो एक पंखा था, रिवॉल्विंग फैन होता है, पेडेस्टल फैन, जी, जो चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा था। हाँ जी, उसका बस बटन दबाना होता है। उनके कुछ स्टाफ का बंदा था या सिक्योरिटी का, वो उसको पकड़ के ना उनकी तरफ मुंह करके पकड़ के खड़ा हो गया।
संजरानी साहब की तरफ रुख रहे उसका, रुख करके चारों तरफ न जाए हवा। चारों तरफ न जाए, क्या बात है संजरानी साहब। उन्हीं का। तो हमने कहा ये क्या हुआ, पंखे को क्या हुआ? मालूम हुआ उसकी मूवमेंट आहनी हाथों से रोक दी गई है, संजरानी साहब के अमले की जानिब से, अमले की जानिब से, या सिक्योरिटी वाले को होंगे, जो भी होंगे, नीली वर्दी पहनी हुई थी। तो हमने जरा उकाबी निगाहों से उनकी तरफ देखा, तो फिर उनके हाथ से वो पंखा थिरक गया। पंखा थिरक गया। चलिए, तो बहरहाल एक बहुत भारी तादाद में, यानी ये आपकी निगाह का भी तो असर है ना। जनाजे निगाहें मर्द मोमन से नहीं जी, बदल साहबजादे जाती हैं हैं आप तकदीरें। सर, वो अपना शाम 84 के साहबजादे हैं माशाल्लाह। तो वो जो हैं भारी तादाद में लोग शरीक हुए, पुलिस के दस्ते ने उनको सलामी दी और चलिए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद मैयत फरमाए। को, और फिर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। ठीक, तो और क्या, यानी डॉक्टर्स, दिल की तकलीफ हुई, अस्पताल गए, डॉक्टर्स ने कहा फौरी तौर पर आपका बाईपास हो जाना चाहिए। आपके पहले जो स्टंट पड़े थे वो तीनों, वो आपकी शरीयानें बंद हो चुकी हैं। मगर फिर किसी ने कह दिया कि जनाब सेकंड ओपिनियन ले लें। वहाँ से घर आ गए, फौरी, यानी ऑपरेशन ना हो सका, ना उस पर आमादा हुए, घर आ गए और फिर दिल का दौरा पड़ा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद जानलेवा साबित हुआ। अल्लाह उनके और दर्जात हम बुलंद एक फरमाए सर। अच्छे दोस्त से, चलिए। और लाहौर एक अच्छे शहरी से, बिल्कुल और ठीक है सर। पाकिस्तान एक अच्छे पाकिस्तानी से, बिल्कुल, और सेनेट हमारी एक अच्छे सेनेटर से। अल्लाह ताला सर हम उनके सब दर्जात महरूम हो। बुलंद फरमाए। अब मैं जिक्र कर रहा था जो सदर का ख़त है, इस पर नाज़रीन आपको याद होगा कि हमने सोमवार को जब मैं और शामी साहब जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ एक नशिस्त हमने की थी, प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, तो ये मौजू भी ज़ेर बहस आया था, उनसे इस मुद्दे पर सवाल हमने उठाया था। तो देखिए मौजूदा निगरान सरकार इस मामले पे क्या राय रखती है। पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और वो लॉ ऑफ द लैंड है इस वक्त, और उस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को ये इख्तियार मुंतकिल किया गया है। वो उसके पीछे क्या इरादा था, क्यों किया गया, इस बहस में आप जा सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है। ठीक, और मेरे ख्याल में इसके अलावा किसी राय जनी की ज़रूरत नहीं। सारी खुदाई एक तरफ और आरिफ भाई एक तरफ, क्या बात है। ठीक है। और हमारी नौशाबा अंजुम साहबा हैं, या उन्होंने बड़ी दाद दी है। हाँ, मैं जो लाहौर अशार म्यूजियम से आपने कोई सुनाए ताल्लुक हैं। उनका रहा है, ये है शायद, हैं? मेरे ख्याल लाहौर म्यूजियम से कोई ताल्लुक उनका था या रहा है। आप पता नहीं, आप आजकल म्यूजियम में हैं चले, बहुत शुक्रिया या उनकी कहीं और तारीफ का। अच्छा सर, मैं ये इसलिए इनका बयान सुनाया कि इसी मामले को लेकर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इन दिनों बहुत फ्रंट फुट पे हैं। कल भी हमने बात की थी कि ये अंदरूनी खाना तजाद है, ये उनकी हिकमत अमली, उस पर तफसीली बात हो चुकी, लेकिन आज उन्होंने इस सारी सूरत हाल पे बड़ी अहम बयान दिया, वो भी देखिए। यह है बिलावल का शिकवा जिसका रैशनल भी बड़ा तगड़ा है, लेकिन राना साहब इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग कहाँ खड़ी है। राना सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब कुछ कमज़ोर हो गए, कहते डाइटिंग कर रहा हूँ। आज मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, डाइटिंग करनी चाहिए। ये इस कदर क्लैरिटी सिर्फ नून लीग के यहाँ ही क्यों है? MKM के यहाँ भी है, नहीं वो तो चले समझ मौलाना आती है। फजलुर रहमान के यहाँ भी है। नहीं वो भी इफ्स एंड बट्स का शिकार, वो तो कल ये मौलाना तो ये बयान भी दिया कल करवा देंगे इलेक्शन, हम तैयार तो हैं। जाहिर है कि इलेक्शन लड़ने के लिए तो तैयार हैं, तो इलेक्शन लड़ने के लिए तो सारे तैयार हैं, आपस में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो लड़ने पर तो हमारे सियासतदान तैयार रहते हैं। मगर बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, अगर वो थोड़ा को मूवमेंट कर रहे हैं, पलट रहे हैं, झपट रहे हैं, तो आपको क्या एतराज़ है? नहीं मैं तो दाद दे रहा हूँ। उनको लहू गर्म रखने, नहीं मैं तो कह रहा हूँ क्या उनका कहा क्या इकबाल ने? बात है, जो इख्तिलाफ पलटना, राय झपट कर पलट, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मैं तो दाद दे रहा हूँ उनको सर। तो बिलावल साहब लगे रहे हैं, खून गरम खून जोश मार रहा है, लोगों का खून भी गरमाए। और वाले साहब क्या करें? वाले साहब से ठंडा, एक उधर एक इधर, एक ब्रेक वो ना- मामलात को संभालने के एक लिए ब्रेक हैं, बनती है सर यहाँ पे, एक ब्रेक। ये अवाम को संभालने के लिए हैं, और वो ख्वास को संभालने के लिए हैं, ये अवाम को संभालने के लिए हैं, वो खवास को संभाल। ख्वास को संभालने के लिए। और अगर इसमें से किसी एक को भी नाकामी हो गई तो नहीं, नाकामी नहीं होगी। अपने हम
अपने अपनी जगह दोनों काम करते थे। हम दिल को थामा, क्या शेर मैंने पढ़ा था, दिल को थामा उनका दामन थाम के, क्योंकि मुझे याद आता है मेरे दोनों हाथ निकले काम के। मुझे याद आता है शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की इंतखाबी कैंपेन, जब शहबाज शरीफ साहब भी इसी फार्मूले पर कुछ और बता रहे होते थे और मरीम बीबी कुछ और ललकार रही होती थी। इंतखाबी कैंपेन क्या हुई सर 2018 में जब जलसे होते थे, उसके बाद क्या हुआ फिर था? क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब मुसलसल किसी और पिच पे रहे ना। नहीं, वो तो मुसलसल रहे हैं ना। रहे ना, तो यही अब हो रहा है। तो उसके बाद क्या मिला? गड़बड़ हो गई थी ना, मिला ना, हाथ से निकल गए थे मामला। वज़ीर-ए-आज़म बने ना, वो तो बहुत बाद में सर, बन तो गए ना। चले एक ब्रेक आ गई यहाँ पे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बाकी मामला पर गुफ्तगू होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।